रात गहरी थी, आसमान में बादल थे और छोटा सा शांत शहर हॉकिंग अपनी रोज की तरह बिल्कुल सामान्य लग रहा था। ऐसा शहर जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे, जहां बच्चे देर शाम तक साइकिल चलाते घूमते और जहां सबसे बड़ी परेशानी अक्सर स्कूल होमवर्क या घर देर से पहुंचने पर डांट खाना होती थी। लेकिन उस रात हॉकिंग के ऊपर कुछ ऐसा उतर चुका था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। शहर से थोड़ा दूर एक बड़ी सरकारी जगह थी, हॉकिंस लैब। बाहर से सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर कई ऐसे राज छुपे थे जिनके बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते थे। उसी रात लैब के अंदर अचानक अफरा तफरी मच जाती है। सीनों की आवाज़ें, भागते लोग, डर से भरे चेहरे। एक आदमी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने कोई ऐसा सच देख लिया हो जिसे इंसान की आंखें देखने के लिए बनी ही ना हो। वो जल्दी से लिफ्ट की तरफ भागता है, कांपते हाथों से बटन दबाता है। दरवाज़ा बंद होने ही वाला होता है, लेकिन अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। सामने कुछ ऐसा था जिसे देखकर उसकी आवाज़ जैसे गले में ही रुक गई हो। उसी रात शहर के एक घर में चार दोस्त बैठे हुए थे, माइक, डस्टिन, लूकस और विल। इन सब की दोस्ती अलग थी। ये वो बच्चे नहीं थे जिन्हें दिखावा पसंद हो। इनकी खुशी छोटी छोटी चीज़ों में थी, खेल, कहानियाँ, साइकिल और साथ बैठकर कहानियों की दुनिया में खो जाना। घंटों तक खेलते हुए इन्हें समय का पता ही नहीं चलता। रात बहुत हो चुकी थी, बाहर बारिश शुरू हो गई थी, सबको घर लौटना था। विल अपनी साइकिल लेकर अकेला निकल पड़ता है। सड़कें खाली थी, हवा ठंडी थी, पेड़ों की आवाज़ें अजीब लग रही थी। पहले सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। विल बार बार पीछे देखता है, मगर कोई दिखाई नहीं देता। डर उसके चेहरे पर साफ दिखने लगता है। वो तेज़ी से पैडल मारता है, घर पहुंचता है, जल्दी से अंदर भागता है। घर खाली था, उसका डर और बढ़ जाता है। उसे बाहर कोई हलचल महसूस होती है। कांपते हाथों से वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर अगले ही पल विल गायब हो जाता है, जैसे वो कभी वहाँ था ही नहीं। अगली सुबह हॉकिंस की हवा बदल चुकी थी। विल घर नहीं लौटा था। उसकी माँ जॉयस का दिल बैठने लगता है। एक माँ को सबसे पहला डर महसूस होता है। वो हर जगह उसे ढूंढने लगती है, दोस्तों से पूछती है, रास्ते देखती है, लेकिन कुछ नहीं पता चलता। लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद विल कहीं चला गया होगा, लेकिन जॉयस को अंदर से लग रहा था कि बात बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उधर पुलिस चीफ हॉपर, जो बाहर से मजबूत दिखता था लेकिन अंदर कहीं टूटा हुआ इंसान था, मामले को पहले समान गुमशुदगी की तरह देखता है। उसे लगता है कुछ देर में बच्चा मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे बातें सामने आने लगती है उसके चेहरे की गंभीरता बढ़ने लगती है। माइक के लिए ये सिर्फ दोस्त का गायब होना नहीं था, ये उसके सबसे करीब इंसान को खो देना था। वो डस्टिन और लूकस के साथ फैसला करता है कि अगर बड़े लोग जल्दी कुछ नहीं कर पा रहे तो वो खुद विल को ढूंढेंगे। रात में तीनों दोस्त साइकिल लेकर निकल पड़ते हैं। जंगलों के रास्ते, अंधेरा, ठंडी हवा, हर आवाज़ डर पैदा कर रही थी, मगर दोस्ती डर से बड़ी थी। और तभी उन्हें दिखती है एक लड़की, अकेली, डरी हुई। उसके सिर के बाल नहीं थे, कपड़े ऐसे जैसे वो किसी अस्पताल या बंद जगह से भागी हो। आंखों में ऐसा डर जैसे उसे बचपन नहीं, सिर्फ दर्द देखा हो। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस चुपचाप। माइक उसे अपने घर ले जाता है। धीरे धीरे पता चलता है कि उसका नाम 11 है। यह शायद नाम भी नहीं, सिर्फ एक पहचान, जैसे किसी ने इंसान की जगह उसे एक चीज़ समझा हो। पहले डस्टिन और लूकस को भरोसा नहीं होता। उन्हें डर लगता है कि कहीं ये मुसीबत ना हो, मगर माइक को उसके अंदर दर्द दिखाई देता है। वो देखता है कि 11 हर छोटी आवाज़ पर डर जाती है, जैसे उसे हमेशा सज़ा मिलने की आदत रही हो। धीरे धीरे एक और अजीब बात सामने आने लगती है। 11 सामान्य लड़की नहीं थी। एक दिन जब खतरा सामने आता है तो अचानक बिना हाथ लगाए चीज़ें हिलने लगती है। लोग रुक जाते हैं, हवा जैसे भारी हो जाती है, और फिर पता चलता है उसके अंदर ऐसी ताकत है जिसे समझना आसान नहीं। वो बिना छुए चीज़ों को हिला सकती है, लोगों की बातें समझ लेती है, और जब ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करती है उसकी नाक से खून निकलने लगता है। उधर जॉयस की हालत और ख़राब होने लगती है। उसके घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। फ़ोन अपने आप ख़राब होना, अजीब आवाज़ें, कमरे में डरावना एहसास, जैसे कोई दिखाई ना देकर भी मौजूद हो। एक रात फ़ोन बजता है। जॉयस जल्दी से उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ कोई साफ आवाज़ नहीं आती।
और तभी उसके दिल में एक उम्मीद जगती है। क्या विल अभी भी जिंदा है? क्या वो कहीं फंसा हुआ है? उधर हॉपर भी मामले को गंभीरता से लेने लगता है। उसे हॉकिंस लैब पर शक होने लगता है। कुछ बातें मेल नहीं खा रही थी। कुछ लोग सच छुपा रहे थे। शहर के ऊपर डर धीरे धीरे फैलने लगा था। एक तरफ गायब बच्चा, दूसरी तरफ रहस्यमयी लड़की, और कहीं अंधेरे में कुछ ऐसा जो इंसानों की दुनिया का हिस्सा नहीं था। हॉकिंग अब पहले जैसा नहीं था। दिन में सब सामान्य दिखता था। बच्चे स्कूल पहुंचते, दुकानें खुलती, लेकिन जैसे ही रात होती शहर पर एक अजीब डर उतर जाता। ऐसा डर जिसका किसी को नहीं पता था, मगर एहसास हर किसी को होने लगा था। माइक, डस्टिन और लूकस अब 11 को छुपाकर रखे हुए थे। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगता है कि ये लड़की सिर्फ डरी हुई नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े राज्य का हिस्सा है। 11 कम बोलती थी, मगर उसकी आंखों में हमेशा डर रहता था, जैसे वो हर पल किसी के पकड़ लेने से घबराती हो। एक दिन जब माइक उससे विल के बारे में पूछता है तो 11 अचानक रुक जाती है। उसका चेहरा बदल जाता है, जैसे उसे कुछ दिखाई दे रहा हो, और फिर वो इशारा करती है, विल जिंदा है, बस कहीं ऐसी जगह फंसा है जहां पहुंचना आसान नहीं। ये सुनते ही माइक के अंदर उम्मीद लौट आती है, लेकिन लूकस को भरोसा नहीं होता। उसे डर था कि कहीं 11 झूठ ना बोल रही हो। दोस्तों के बीच धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगते हैं। उधर जॉयस का डर अब पागलपन जैसे लगने लगता है। घर में लाइटें अपने आप जलना, दीवारों के पीछे आवाज़ें, अजीब हलचल। कोई और होता तो शायद डर कर भाग जाता, लेकिन जॉयस हर आवाज़ में अपने बेटे को महसूस कर रही थी। एक रात अचानक कमरे की दीवार अजीब तरह से हिलने लगती है, जैसे अंदर से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। जॉयस डरती जरूर है, लेकिन भागती नहीं। कांपती आवाज़ में बस एक ही नाम बोलती, विल। और तभी उसे यकीन हो जाता है उसका बेटा भी जिंदा है। वो घर की दीवारों पर रंग बिरंगी लाइटें लगाती है, हर अक्षर के सामने निशान बनाती है, ताकि अगर विल सच में बात करना चाहता है तो वो रास्ता ढूंढ सके। फिर एक दिन लाइटें अपने आप चमकती है, जैसे कोई जवाब दे रही हो। जॉयस सांस रोककर खड़ी हो रहती है और एक संदेश सामने आता है, खतरा। उसका दिल और बढ़ जाता है। उधर हॉपर को हॉकिंस लैब पर शक और गहरा होने लगता है। जितना वो सच के करीब जाता है, उतना कोई उसे रोकने की कोशिश करता। झूठे जवाब, बंद दरवाजे, डरे हुए लोग, जैसे शहर के अंदर कोई बहुत बड़ा राज्य दबाया जा रहा हो। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि विल का गायब होना कोई साधारण घटना नहीं, कुछ ऐसा खुल जाता है। इधर 11 बच्चों को एक तरीका बताती है जिससे वो विल तक पहुंचने की कोशिश कर सके। जब वो अपनी ताकत इस्तेमाल करती, कमरा जैसे रुक जाता। उसकी आंखों में दर्द दिखता, नाक से खून निकलने लगता, और ऐसा लगता है जैसे वो किसी बहुत दूर अंधेरी जगह को देखने की कोशिश कर रही हो। वहीं एक दूसरी दुनिया थी, अंधेरी, सड़ी हुई, ठंडी, जहाँ हवा भी डर पैदा कर रहे। और उसी जगह विल अकेला था, छुपता हुआ, डरता हुआ, जिंदा रहने की कोशिश करता हुआ। लेकिन वो अकेला नहीं था। उस अंधेरे में कुछ घूम रहा था, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था, जिसका नाम बाद में सबको पता चलता है, डेमोगोर्गन। अब सबकी राहें एक जगह जुड़ने लगी थी। जॉयस अपने बेटे को बचाना चाहती थी, हॉपर सच तक पहुंचना चाहता था, माइक अपने दोस्त को वापस लाना चाहता था, और 11 शायद पहली बार किसी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन असली डर अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि हॉकिंग की कहानी ख़त्म नहीं हो रही थी, वो अभी बस खुलना शुरू हुई थी। काफ़ी प्रॉब्लम के बाद विल को वो वापस ले आते हैं। बिल लौट आया, लेकिन पूरा नहीं। बाहर से वो पहले जैसा दिखता, दोस्तों के साथ बैठता, हंसने की कोशिश करता, स्कूल जाता, लेकिन अंदर कहीं ऐसा लगता था जैसे उसका एक हिस्सा अब भी उस अंधेरी दुनिया में फंसा हुआ है। माइक, डस्टिन, लूकस और विल फिर साथ घूमते, लेकिन पहले वाली महसूस खुशी गायब थी। सब बदल चुके थे, सबसे ज़्यादा माइक, क्योंकि 11 अब नहीं थी। वो विल को बचाते हुए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। जिस लड़की ने सबकी जान बचाई, जिसने आखिरी पल में खुद को मिटाकर वो सबको बचाया था, वो जैसे दुनिया से गायब हो चुकी थी। माइक उसे भूल नहीं पा रहा था। हर रात लगभग एक ही समय पर वो अकेले बैठकर सबसे बातें करने की कोशिश करता, जैसे कहीं ना कहीं 11 उसकी आवाज़ सुन रही हो, तुम वापस आ जाओ। लेकिन जवाब कभी नहीं आता। उसकी आंखों में वही इंतज़ार रहता। दूसरी तरफ विल के साथ कुछ अजीब होने लगा था। फिर से
अचानक सब कुछ बदल जाता। वो स्कूल में खड़ा होता या सड़क पर चल रहा होता और अगले ही पल दुनिया गायब, आसमान काला, पेड़ सूखे हुए, हवा जहरीली, हर तरफ राख जैसी धूल, जैसे हॉकिंग मर चुका हो। और बहुत दूर एक विशाल डरावना साया खड़ा दिखाई देता है, इतना बड़ा कि उसे देखकर इंसान खुद को चींटी जैसा महसूस करे। लंबी टेढ़ी टांगें, अंधेरे जैसा शरीर और ऐसा एहसास जैसे वो सिर्फ देख नहीं रहा, ताक में बैठा है। विल डर के आंखें बंद करता और अगले ही पल सब सामान्य हो जाता। लोग वैसे ही चल रहे होते, किसी को कुछ दिखाई ही नहीं देता। उसके अंदर डर बैठने लगा। क्यों वो पागल हो रहा है या कुछ अब भी उसका पीछा कर रहा था। जॉयस अपने बेटों को देखकर समझ रही थी कि कुछ गलत है। एक माँ के लिए डर छुपाना आसान नहीं होता। विल मुस्कुराता जरूर था, मगर उसकी आंखों में हमेशा घबराहट रहती। वो डॉक्टरों के पास जाती, टेस्ट करवाती, मगर जवाब वही मिलता, सदमा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन अब जॉयस पहले वाली औरत नहीं थी। उसने अपने बेटे को दूसरी दुनिया से वापस लाया था। उसे पता था सच अक्सर डॉक्टर की रिपोर्ट में नहीं मिलता। उधर हॉपर कुछ छुपा रहा था। बाहर से वो नॉर्मल दिखता, लेकिन रात में अक्सर अकेला कहीं चला जाता था, जंगलों में, बंद रास्तों पर, उन जगहों पर जहाँ कोई नहीं जाता, जैसे वो किसी चीज़ पर नज़र रख रहा हो। एक रात उसे ज़मीन में अजीब दरारें दिखती है। अंदर कोई सड़ती हुई चीज़ फैल रही थी, पौधे मर रहे थे, मिट्टी बदल रही थी, जैसे नीचे कुछ जिंदा हो, कुछ ऐसा जो रुक नहीं रहा था। और तभी पता चलता है एलेवन मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। जिस दिन सबको लगा था वो गायब हो गई, उसी दिन हॉपर ने उसे ढूंढ लिया था, जंगल के बीच एक छुपी जगह, जहां एलेवन अब अकेली रह रही थी, छुपकर, जैसे पूरी दुनिया अब भी उसका शिकार कर रही हो। हॉपर उसे खाना खिलाता, नियम बनाता और कहता बाहर मत निकलना, कोई देख लेगा। एलेवन के लिए ये आसान नहीं था। पहली बार उसे किसी का साथ मिला था, माइक। वो कई बार माइक को दूर से देखने की कोशिश करती, मगर सामने नहीं जा पा रही थी। उसकी आंखों में वही दर्द था, जैसे जिंदगी हर बार उसे सब छीन लेती हो। इधर हॉकिंग में एक नई लड़की आती है, मैक्स, बाकी बच्चों से अलग, तेज दिमाग और किसी से डरने वाली नहीं। डस्टिन और लूकास तुरंत उसकी तरफ खींचने लगते हैं। दोनों उस पर लाइन मारते हैं और धीरे धीरे दोस्तों के बीच हल्की टकराहट शुरू हो जाती है। लेकिन माइक दूरी बनाए रखता, क्योंकि उसके अंदर अब भी अलेवन की जगह खाली थी। विल की हालत और ख़राब होने लगती है। अब वो सिर्फ डर नहीं रहा था, उसे महसूस होने लगा था कि वो विशाल साया उसके करीब आ रहा है। एक दिन बाहर खड़े खड़े अचानक आसमान बदल जाता है, काली बिजली, भारी हवा और वही विशाल साया उसके ऊपर झुक जाता है। इस बार वो दूर नहीं था, जैसे वो विल को पहचान चुका हो। विल भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर में डर जम जाता है और तभी वो काला तूफान जैसे उसके अंदर घुस जाता है। उसकी चीख निकलती है और उसी पल कुछ बहुत बुरा शुरू हो चुका था। उस रात के बाद सब कुछ और बदल गया। ऊपर से देखने पर विल वही था, वही चेहरा, वही आवाज़, वही दोस्त, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था, जैसे उसके भीतर कोई अंधेरा बैठ गया हो। कभी अचानक वो चुप हो जाता, कभी अजीब तरह से घूरने लगता और कई बार ऐसा लगता जैसे उसका दिमाग कहीं और हो। जॉयस का डर अब लौट चुका था। उसे महसूस होने लगा था कि उसका बेटा सिर्फ डरा नहीं है, उसके साथ कुछ हुआ है, बहुत गलत है। उधर हॉपर समझ चुका था कि हॉकिंग के नीचे कुछ फैल रहा है। जमीन के अंदर सुरंग जैसी चीज़ें बन रही थी, सड़ी हुई बेलें पूरे इलाके में फैल रही थी, जैसे कोई विशाल चीज़ धीरे धीरे शहर को निगलने की तैयारी कर रहा हो। और सबसे डरावनी बात यह थी, उसका रिश्ता उस दूसरी दुनिया से था, उसी दुनिया से जहां कभी विल फंसा था। इधर माइक अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता, मगर उसे महसूस होने लगा था कि विल उससे कुछ छुपा रहा है। विल कई बार ऐसी बातें बताता जो किसी को पता ही नहीं हो सकती, जैसे उसे किसी और जगह से सब दिखाई दे रहा हो, लेकिन सच्चाई उससे भी ज़्यादा खतरनाक थी। विल सिर्फ देख नहीं रहा था, उसे कोई देख रहा था। वो विशाल साया धीरे धीरे सबको समझ आने लगता था कि वो कोई साधारण साया नहीं, वो जैसे दिमागों को पकड़ सकता है, यानी कि माइंड कंट्रोल, डर के अंदर घुस सकता है। और अब उसने विल को अपना रास्ता बना लिया था। उधर 11 अकेलेपन से टूटने लगती है।
छुप कर रहना, किसी से बात न करना, माइक से दूर रहना। उसके लिए हर एक दिन मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन उसे अपनी माँ के बारे में सच जानने की इच्छा होती है। वो जवाब ढूंढने निकल पड़ती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी में जितना दर्द था, उसके पीछे कितने झूठ थे। फिर उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जिनके अंदर भी असामान्य ताकतें थी। जैसे दुनिया में सिर्फ वही अलग नहीं थे। लेकिन 11 समझ जाती है, गुस्सा इंसान को ताकत तो देता है, घर नहीं। और उसका घर शायद वही था जहां माइक उसका इंतज़ार कर रहा था। उधर हॉकिंस में हालात बिगड़ने लगे। विल की हालत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है। उसका शरीर कांपता, आंखें बदल जाती और ऐसा लगता जैसे उसके अंदर कोई दूसरा मौजूद हो। जॉयस और हॉपर समझ जाते हैं, वो विशाल साया विल के जरिए सब कुछ देख रहा है। अगर विल कुछ जानता है तो वो भी जानता है। अब एक ही रास्ता बचता है, विल को उस चीज़ से अलग करना। लेकिन कैसे? तभी जॉयस को एक बात याद आती है। विल हमेशा गर्मी से डरता था। जब वो दूसरी दुनिया में था, जैसा वहाँ की ठंडी किसी बुराई की ताकत हो। फैसला होता है, उसे गर्मी देकर उस अंधेरे को बाहर निकालना होगा। कमरा बंद किया जाता है, हीटर चलने लगते हैं, तापमान बढ़ता जाता है। विल दर्द से चीखने लगता है। उसकी आवाज़ें बदलने लगती है, जैसे कोई और उसके अंदर से गुस्से में चिल्ला रहा हो। जॉयस का दिल टूट रहा था, लेकिन वो रुकती नहीं, क्योंकि माँ होने का मतलब कई बार अपने बच्चे को बचाने के लिए उसकी चीखें सहना भी होता है। धीरे धीरे कुछ बाहर निकलने लगता है, काला धुआं, जहरीला, गुस्से से भरा। और सब समझ जाते हैं, असल लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि दूसरी दुनिया का दरवाज़ा अब भी खुला था। उधर डस्टिन को एक अजीब छोटा जू मिलता है, जिसे वो शुरुआत में प्यारा समझता है। वो उसे छुपा कर रखता है, दोस्त जैसा मानता है उसे। लेकिन जल्दी सच सामने आता है, वो साधारण जीव नहीं था, वो उसी अंधेरी दुनिया का हिस्सा था। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, खतरनाक और भूखा। और उसके जैसे और भी थे। अब हॉकिंस कई तरफ से घिर चुका था, जमीन के नीचे फैलती बुराई और खुला हुआ दरवाज़ा। तभी 11 लौटती है। माइक उसे देखते ही जैसे जम जाता है, जिसे वो खोज चुका, समझ चुका था। वो सामने खड़ी थी, सब कुछ उस एक पल में गायब हो जाता है। लेकिन भावनाओं के लिए समय नहीं था, क्योंकि हॉकिंस ख़त्म होने के किनारे पर खड़ा था। सब मिलकर आखिरी योजना बनाते हैं। एक तरफ बच्चे उन जियो को रोकने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ हॉपर और जॉयस रास्ता साफ करते हैं। और 11 उस जगह पहुंचती है जहां सब शुरू हुआ था, यानी कि उस दरवाजे पर। वही दरार है जिसने दोनों दुनिया को जोड़ दिया था। हवा भारी हो जाती है, दीवारें कांपती है। 11 अपनी पूरी ताकत लगाती है। उसकी सांसें टूटने लगती है, नाक से खून बहने लगता है, लेकिन वो रुकती नहीं। धीरे धीरे दरार बंद होने लगती है, जैसे अंधेरा चीख रहा हो। और फिर सब शांत होता है। पहली बार लगता है कि हॉकिंस ने राहत की सांस ली। कुछ समय बाद बच्चे फिर साथ दिखाई देते हैं, हंसी लौटती है, स्कूल में रोशनी है। और माइक आखिरकार 11 का हाथ पकड़कर मुस्कुराता है। ऐसा लगता है जैसे सब ठीक हो गया है। लेकिन हॉकिंग की कहानी अभी इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि अंधेरे में बहुत दूर वही विशाल साया अब भी दिखता है, जैसे ये सिर्फ शुरुआत हो। इस बार शहर में एक नई चीज़ आई थी, स्टार कोड मॉल। बड़ी चमकती इमारत, रोशनी, नए कपड़े, खाना, खेल। बच्चों के लिए ये किसी सपने जैसा था। डस्टिन, माइक, लूकस, विल और 11 भी अब पहले जैसे छोटे बच्चे नहीं रहे थे, सब बड़े हो रहे थे। और इसके साथ बदल रही थी उनकी दोस्ती भी। माइक और 11 अब बहुत करीब आ चुके थे। दोनों हर समय साथ रहना चाहते थे, बातें करना, घूमना, हंसना। लूकस अपनी समझदारी दिखाते हुए माइक को रिश्तों की सलाह देता है, जबकि मैक्स और 11 धीरे धीरे अच्छी दोस्त बनने लगती हैं। लेकिन विल वो सबसे अलग महसूस करने लगता था। उसके लिए दोस्ती अब भी पहले जैसी थी। वो चाहता था सब फिर साथ बैठें, पुरानी तरह समय बिताएं। लेकिन बाकी सब बदल रहे थे। एक दिन जब वो सबको फिर पुराने खेल की तरफ खींचने की कोशिश करता है, कोई उतना ध्यान नहीं दे रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार अकेलापन साफ दिखाई देता है, जैसे समय उससे उसके दोस्त छीन रहा हो। उधर हॉपर की ज़िंदगी भी उलझी हुई थी। वो 11 को अपनी बेटी की तरह संभाल रहा था, लेकिन माइक और 11 की बढ़ती नज़दीकियाँ उसका दिमाग ख़राब कर रही थी। बाहर से सख्त दिखने वाला हॉपर कई बार अंदर से परेशान पिता जैसा लगने लगता है। वो माइक को डराने की कोशिश करता है, नियम बनाता,
लेकिन जितना रोकता बातें उतनी बिगड़ती। इधर जॉयस अब पहले से ज़्यादा सतर्क हो चुकी थी। एक दिन उसे अपने घर के पास अजीब बात महसूस होती है। कुछ मशीनें अचानक खराब हो रही थी, चुंबक गिर रहे थे, जैसे आसपास कोई अजीब ताकत काम कर रही हो। पहले उसे लगता है ये आम बात होगी, लेकिन हॉकिंग में सामान्य शब्द अब भरोसे लायक नहीं था। उधर डस्टिन छुट्टियों के बाद लौटता है और खुशी खुशी अपने दोस्तों को एक राज बताता है। उसने दूर कहीं से एक रहस्यमयी रेडियो संदेश पकड़ा था। रूसी भाषा, गुप्त आवाज़ें, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं लग रहा था। शुरुआत में कोई उसे सीरियस नहीं लेता, लेकिन धीरे धीरे स्टीव और रॉबिन भी इस रहस्य में शामिल होने लगते हैं, जैसे कोई छुपा सच है हॉकिंग के बीचों बीच सांस ले रहा हो। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ कहीं और हो रही थी। शहर के एक कोने में बिली के साथ कुछ अजीब होता है। वो जो मैक्स का भाई है। रात का समय, सुनसान सड़क, और अचानक उसकी गाड़ी रुक जाती है। हवा बदल जाती है। अंधेरे में कुछ मौजूद था, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। बिली भागने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी थी। उसके सामने अजीब साया उभरते हैं और अगले ही पल सब बदल जाता है। जब वो वापस दिखाई देता है, कुछ अलग था। उसकी आंखें, उसका व्यवहार, जैसे उसके अंदर कोई और जाग गया हो। इधर विल अचानक बेचैन होने लगता था। बहुत समय बाद उसे फिर वही एहसास महसूस होता है, गर्दन के पीछे ठंडा डर, जैसे कोई पुराना दुश्मन वापस लौट आया हो। वो समझ जाता है कुछ फिर जाग चुका है, और इस बार वो पहले से ज़्यादा करीब है। धीरे धीरे हॉकिंग के लोग अजीब तरह से बदलने लगते हैं। कुछ लोग गायब हो गए, कुछ का व्यवहार अलग, और शहर के अंदर एक अनदेखा डर छुपने लगता है। लेकिन अभी किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस बार दुश्मन सिर्फ दुनिया में नहीं, इंसानों के बीच छुपा बैठा है। हॉकिंग में डर अब खुलकर चलने लगा था, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दुश्मन आखिर है कहाँ। बिली बदल चुका था। ऊपर से वही इंसान, वही चेहरा, वही आवाज़, लेकिन अंदर कुछ और था, जैसे उसके शरीर में किसी अंधेरे ने जगह बना ली हो। धीरे धीरे वो दूसरे लोगों को भी अपने साथ जोड़ने लगता है। कुछ लोग अचानक गायब होने लगे थे, कुछ अजीब व्यवहार करने लगते, और शहर में बेचैनी फैलने लगती। सब कुछ इतना चुपचाप हो रहा था कि लोग खतरे को समझ ही नहीं पा रहे थे। उधर एलेवन और मैक्स को भी कुछ गलत महसूस होने लगता है। बिली का व्यवहार सामान्य नहीं था। उसकी आंखों में ऐसा डर और गुस्सा था जैसे वो खुद अपने ऊपर काबू में ना हो। जब एलेवन अपनी ताकत से उसके दिमाग के अंदर देखने की कोशिश करती है, तो जो दिखाई देता है वो डरावना था। अंधेरा, खालीपन, और कहीं बहुत गहराई में छुपा हुआ वही पुराना खतरा, जैसे दूसरी दुनिया का कोई साया फिर लौट आया हो। विल का डर अब यकीन में बदल चुका था। वो बार बार कहता वो वापस आ गया है। उसके शरीर को फिर वही ठंडक महसूस होती, जैसे कोई अदृश्य चीज पास आ रही हो। अब सब समझने लगते हैं, जो ख़त्म समझा गया था वो ख़त्म नहीं हुआ। माइंड फ्लेयर यानी डेमोगोर्गन लौट आया था, लेकिन इस बार पहले जैसा नहीं था। इस बार वो सिर्फ डराना नहीं चाहता था, वो शरीर चाहता था, लोग चाहता था। धीरे धीरे हॉकिंग में कुछ लोग गायब होकर एक अजीब जगह इकट्ठा होने लगे थे। वहाँ ऐसा लगता जैसे इंसान अब इंसान नहीं रहे, जैसे कोई ताकत उन्हें चला रही हो, यानी कि उन्हें कंट्रोल कर रही हो। सब कुछ मिलकर कुछ बहुत बड़ा बना रहा था, कुछ ऐसा जिसे देखकर इंसान का दिल बैठ जाए। उधर डस्टिन, स्टीव, रॉबिन और एरिका उस रहस्यमयी रूसी संदेश के पीछे लगे रहते हैं जिसे डस्टिन ने खोजा था। खोजते खोजते उन्हें ऐसा सच पता चलता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। स्टार कोर्ट के मॉल के नीचे गुप्त रास्ते, छुपी मशीनें, रूसी लोग, और एक खतरनाक योजना। वो लोग फिर से दोनों दुनियाओं के बीच का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे थे। यानी हॉकिंग का डर कभी गया ही नहीं था, बस फिर से जगाया जा रहा था। इधर हॉपर और जॉयस वो मैग्नेट का रहस्य जानने के चक्कर में सच के बहुत करीब पहुंचने लगते हैं। रास्ते मुश्किल थे, खतरा हर तरफ, लेकिन दोनों समझ चुके थे अगर अभी नहीं रोका तो पूरा शहर खत्म हो सकता है। और तभी सब कुछ एक जगह आकर जोड़ने लगता है। स्टार कोर्ट मॉल, ऊपर रोशनी, नीचे मौत, यही आखिरी लड़ाई होने वाली थी। बिली अब पूरी तरह माइंड फ्लेयर के असर में था। उसका शरीर जैसे उसका रहा ही ना हो। दूसरी तरफ एलेवन की ताकतें लगातार कमज़ोर पड़ने लगी थी। हर लड़ाई उसे थका रही थी, चोट दे रही थी,
लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रही थी, क्योंकि इस बार हारने का मतलब सिर्फ एक इंसान नहीं था, पूरा हॉकिंस था। फिर आता है वो पल जब सब आमने सामने खड़े थे। एक तरफ विशाल डरावना साया रूप, दूसरी तरफ डरे हुए लोग, चीखें, टूटती चीजें, भागते कदम, हर तरफ अफरा तफरी। 11 पूरी ताकत लगाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार दुश्मन बहुत बड़ा था। और तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बिल्ली अचानक रुक जाता है, जैसे उसके अंदर कहीं दबी असली इंसान अब भी जिंदा हो। 11 उसे उसकी पुरानी याद दिलाती है, उसकी माँ, उसका बचपन। एक पल के लिए बिल्ली की आंखों में इंसानियत लौट आती है, और पहली बार वो डरता नहीं, वो खड़ा हो जाता है माइंड फ्लेयर और 11 के बीच, जैसे अपनी ज़िंदगी देकर किसी और को बचाना चाहता हो। अगले ही पल सब बदल जाता है। बिली गिर जाता है और हॉकिंग्स एक और इंसान खो देता है। उधर नीचे हॉपर और जॉयस मशीन बंद करने की कोशिश कर रहे थे। समय बहुत कम था। अगर मशीन चलती रही सब खत्म है, अगर बंद की तो शायद कोई वापस न लौटे। आखिरी पल आता है। हॉपर जॉयस की तरफ देखता है, आंखों में हजार बातें, लेकिन शब्द नहीं। मशीन बंद होती है, जगह कांपती है, दरार टूटने लगती है, और फिर सन्नाटा। कुछ समय बाद शहर बच चुका था, लेकिन कीमत भारी थी। सबको लगता है हॉपर अब नहीं रहा। 11 टूट जाती है, माइक चुप हो जाता है, जॉयस के चेहरे पर खालीपन था, और फिर सब बदल जाता है। जॉयस फैसला करती है कि अब हॉकिंस छोड़ना होगा। घर समेटे जाते हैं, दोस्त अलग होने लगते हैं। माइक, डस्टिन, लूकस और विल खड़े थे, जैसे बचपन धीरे धीरे उनसे दूर जा रहा हो। 11 भी जाने वाली थी, लेकिन जाते जाते माइक और 11 एक दूसरे को देखते हैं, जैसे दोनों जानते हो कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ महीने बीत चुके थे, लेकिन इस बार बदलाव पहले से बड़ा था। हॉकिंग्स अब वैसा नहीं था, और दोस्त भी पहले जैसे साथ नहीं थे। जॉयस शहर छोड़ चुकी थी। 11 और विल अब उसके साथ दूसरी जगह जा रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो टोली जो हर डर से साथ लड़ती थी, अलग अलग हो गई थी। ऊपर से दिखने पर जिंदगी आगे बढ़ती दिख रही थी, लेकिन अंदर हर कोई किसी न किसी के दर्द के साथ जी रहा था। माइक और 11 अब दूर थे। बातें होती थी, इंतज़ार होता था, लेकिन दूरी कई बार इंसान को चुप कर देती है। 11 कोशिश करती थी मजबूत दिखने की, मगर नई जगह पर वो खुद को अकेला महसूस करती थी। स्कूल में लोग उसे समझते नहीं थे। कई बार उसका मजाक उड़ाया जाता था, उसे कमज़ोर समझा जाता था, और सबसे बड़ी बात, उसकी ताकतें अब पहले जैसी नहीं थी, जैसे कुछ उसके अंदर खो गया हो। वो कई बार माइक को चिट्ठियों में सब अच्छा दिखाने की कोशिश करती है, मगर सच इतना आसान नहीं था। उधर हॉकिंस में शांति सिर्फ ऊपर से थी। एक दिन अचानक शहर में कुछ ऐसा होता है जिसने सबको हिला दिया। एक लड़का अजीब हालत में मरा हुआ मिलता है। लोग डर जाते हैं, पुलिस समझ नहीं पाती आखिर हुआ क्या। कोई निशान नहीं, लेकिन मौत नॉर्मल भी नहीं। धीरे धीरे शहर में अफवाहें फैलने लगती है। कुछ लोग कहते हैं शैतानी ताकत आ गई, और दूसरे लोग कहते हैं कोई पागल इंसान आ गया। लेकिन सच्चाई उससे भी कहीं ज़्यादा डरावनी थी, क्योंकि दूसरी दुनिया का अंधेरा फिर लौट चुका था, और इस बार उसका चेहरा अलग था। विल के साथ जो हुआ था, डेमोगोर्गन जैसा डर, माइंड फ्लेयर का आतंक, उन सबसे अलग, कुछ ज़्यादा समझदार, ज़्यादा खतरनाक। उधर डस्टिन, लूकस, मैक्स, स्टीव, रॉबिन और बाकी दोस्त धीरे धीरे उन घटनाओं को जोड़ने लगते हैं। मैक्स सबसे ज़्यादा बदल गई थी। बिली की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वो पहले जैसे हंसती नहीं थी। अकेले रहना, चुप रहना, डर के साथ जीना अब उसकी आदत बन गई थी। लेकिन शायद यही उसे खतरे के सबसे करीब लाया, क्योंकि एक दिन उसे कुछ अजीब महसूस होने लगता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो दूर से। उसके सिर में अजीब आवाज़ें गूंजती है, समय जैसे रुक जाता है, और अचानक दुनिया बदलने लगती है। एक ठंडी सुनसान जगह, टूटा हुआ अंधेरा, घड़ी की आवाज़ धीमी डरावनी, बार बार दोहराती हुई, जैसे कोई आने का इशारा दे रही हो। उधर 11 माइक से मिलने का इंतज़ार कर रही थी। जब माइक और डस्टिन उससे मिलने पहुंचते हैं तो कुछ पल के लिए सब अच्छा लगने लगता है, लेकिन सच ज़्यादा देर छुपता नहीं। नई जगह की तकलीफ़, अकेलापन, झूठी मुस्कान, सब धीरे धीरे सामने आने लगता है।
और तभी एक घटना सब बदल देती है। स्कूल में एलेवन का मजाक उड़ाया जाता है। उसके अंदर सालों का दर्द जमा था, गुस्सा, बेइज्जती, अकेलापन। एक पल के लिए वो खुद पर काबू खो बैठती है और उसके बाद हालात बिगड़ जाते हैं, जैसे ज़िंदगी फिर उसके खिलाफ हो गई हो। उधर हॉकिंस में मौतें बढ़ने लगती है, लेकिन ये सामान्य मौतें नहीं थी। हर बार पहले अजीब आवाज़ें, फिर वही घड़ी और उसके बाद खौफनाक अंत। अब दोस्तों को समझ आने लगता है कोई इंसान ये नहीं कर रहा, कुछ और है, कुछ ऐसा जो लोगों के डर और दर्द के अंदर घुसता है, उनकी कमजोरियों को पढ़ता है और फिर उन्हें ख़त्म कर देता है। धीरे धीरे एक नाम सामने आता है, वेकना। लेकिन यह कोई साधारण डेमन नहीं था। वो हमला शरीर पर कम, दिमाग पर ज़्यादा करता था। जैसे वो इंसान के सबसे बुरी यादों को हथियार बना देता हो। और सबसे डरावनी बात है, उसकी नज़र अब मैक्स पर थी, क्योंकि दर्द और अकेलापन उसके लिए रास्ता बन चुके थे। एक रात मैक्स अचानक फिर उसी अंधेरे जगह में पहुंचती है। घड़ी की आवाज़ें, टूटी हुई दुनिया और दूर एक लंबा डरावना साया धीरे धीरे उसकी तरफ आता हुआ। इस बार वो छुपा नहीं था, जैसे वो मैक्स का इंतज़ार कर रहा हो। और उसी पल सबको एहसास होता है, इस बार जो लड़ाई शुरू हुई है वो पहले से कई ज़्यादा खतरनाक है। वेकना धीरे धीरे उसके सामने आने लगता है। लंबा, डरावना, ऐसा चेहरा जिसे देखकर इंसान की सांस अटक जाए, जैसे वो मैक्स के दिमाग के हर दर्द को जानता हो। लेकिन इस बार उसके दोस्त हार मानने वाले नहीं थे। उन्हें समझ आने लगता है कि संगीत किसी तरह वेकना के असर को तोड़ सकता है, यानी कि म्यूज़िक, जैसे इंसान की सबसे प्यारी याद उसे अंधेरे से वापस खींच सकती हो। जब मैक्स पूरी तरह उसके जाल में फंसने लगती है, तभी उसके कानों में उसका पसंदीदा गाना बजाता है और अचानक अंधेरे में एक रास्ता खुलता है। मैक्स भागती है, टूटती हुई दुनिया के बीच। डर उसके पीछे दौड़ रहा था, लेकिन दोस्ती उसे वापस बुला रही थी। और आखिरी पल में वो बच निकलती है। सब समझ जाते हैं अब समय बहुत कम है। दूसरी तरफ ज़िंदगी एलेवन के लिए भी आसान नहीं थी। उसकी ताकतें ख़त्म हो चुकी थी और तभी कुछ लोग उसे राज तक ले जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां उसके बीते हुए दर्द छुपे थे, पुराने प्रयोग, पुरानी यादें। वो जगह जहां उसे कभी इंसान नहीं, एक हथियार समझा गया था। धीरे धीरे उसे अपने अतीत याद आते। वहाँ दूसरे बच्चे भी थे, अलग अलग ताकतों वाले। और उन्हीं यादों के बीच एक डरावना सच सामने आता है। एक इंसान जो नॉर्मल नहीं था, जो बाद में कुछ और बन गया, कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक। एलेवन समझने लगती है कि वेकना कोई अचानक पैदा हुआ डीमन नहीं है। उसका रिश्ता उसी अतीत से है, जैसे सब कुछ बहुत पहले शुरू हो चुका था। हॉकिंस में स्टीव, डस्टिन, रॉबिन, नैन्सी और बाकी लोग सच के पीछे पहुंचते पहुंचते फिर उस अंधेरी दुनिया तक पहुंच जाते हैं। वही सड़ी हुई हवा, अजीब छुप्पी, टूटे हुए घर, जैसे हॉकिंस का डरावना साया। अब उन्हें समझ आता है, वेकना सिर्फ मार नहीं रहा, वो रास्ते खोल रहा है। हर मौत के साथ दोनों दुनियाओं के बीच दरार बड़ी हो रही थी। अगर उसे रोका नहीं गया तो हॉकिंस ख़त्म हो सकता है। फैसला होता है, इस बार सब अलग अलग तरफ से हमला करेंगे। एक तरफ दोस्त उसकी कमजोरी ढूंढेंगे, दूसरी तरफ एलेवन अपनी ताकत वापस लेकर उसका सामना करेगी। और फिर आता है वो पल जब एलेवन और वेकना आमने सामने होते हैं। हवा कांपने लगती है, यादें टकराती है, सब एक साथ। लेकिन वेकना बहुत खतरनाक था। वो सिर्फ ताकत से नहीं लड़ता था, वो इंसान को अंदर से तोड़ता था। उधर मैक्स खुद को खतरे में डालती है ताकि वेकना का ध्यान बटे। कुछ पल के लिए लगता है योजना काम कर रही है, लेकिन फिर सब बिगड़ने लगता है और हॉकिंस जैसे फटने लगता है। धरती में दरारें पड़ती है, आसमान बदलने लगता है, जैसे दोनों दुनियाओं के बीच की दीवार टूट रही हो। वेकना पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था, मैक्स बुरी तरह घायल हो चुकी थी, दोस्त टूट जाते हैं। और जब तो हॉकिंस पहले जैसा शहर नहीं रह जाता। धरती फटी हुई है, हवा बदली हुई, लोग डरे हुए। सब एक साथ खड़े होकर शहर को देखते हैं और समझ जाते हैं ये जीत नहीं थी, ये आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी। वेकना गया तो है, लेकिन अब भी वो मरा नहीं है। ज़मीन पर जो दरारें खुली थी, उन्होंने सिर्फ शहर को नहीं, लोगों को भी तोड़ दिया था। मैक्स अब भी अस्पताल में थी,
मशीनों की धीमी आवाज़ों के बीच उसका शरीर वहीं था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा कहीं बहुत दूर खो गई हो। लूकस हर रोज़ उसके पास बैठता, कभी किताबें पढ़ता, कभी उससे बातें करता, जैसे वो सब सुन रही हो। तुम वापस आओगी, वह धीरे से कहता, लेकिन कमरे की खामोशी हर बार उसे जवाब देने से इनकार करती। दूसरी तरफ विल के अंदर फिर वही अजीब बेचैनी लौटने लगी थी। पहले उसने सोचा शायद डर है, पुरानी यादें हैं, मगर यह कुछ और था। एक शाम जब वो घर के बाहर खड़ा ठंडी हवा महसूस कर रहा था, अचानक उसकी गर्दन के पीछे वही जानी पहचानी सिहरन दौड़ी। वही एहसास जो कोई बहुत दूर से छूकर निकल गया हो। उसका चेहरा एकदम उतर गया। माइक ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? विल ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन फिर धीरे से बोला, वो आ गया। वो गया नहीं है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कोई नाम लेने की ज़रूरत नहीं थी, सब समझ गए थे। वेकना, जिसे उन्होंने हराया समझा था, शायद वह सिर्फ छुपा हुआ था। उधर हॉपर और जॉयस भी हालात को समझने की कोशिश कर रहे थे। शहर के कुछ हिस्से बंद कर दिए गए थे। सरकार सब कुछ भूकंप या आपदा का बताकर लोगों को शांत रखना चाहती थी, लेकिन सच उनसे कहीं ज़्यादा अंधेरा था। हॉपर की आंखों में हमेशा वही सवाल घूमता, अगर वह चीज़ वापस आई तो इस बार हम बचेंगे कैसे? क्योंकि पिछली बार वह मुश्किल से ज़िंदा बचे थे। और 11, उसने पहले से कहीं ज़्यादा चुप रहना सीख लिया था। वो जानती थी कि वेकना के साथ उसका रिश्ता बाकी सबसे अलग था। यह लड़ाई सिर्फ दुनिया बचाने की नहीं थी, यह उसके अपने अतीत से जंग थी। रास्तों में वह अकेले बैठकर अपनी शक्ति पर ध्यान लगाती, बार बार कोशिश करती कि कुछ महसूस कर सके, कोई हलचल, कोई संकेत, लेकिन हर बार सिर्फ एक भारी अंधेरा महसूस होता, ऐसा अंधेरा जो इंतज़ार कर रहा हो। उसी दौरान डस्टिन अपनी पुरानी आदत के मुताबिक हर चीज़ को जोड़ने लगा। नक्शे, नोट्स, पुरानी घटनाएं, अपसाइड डाउन से जुड़े पैटर्न्स। और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, हर बड़ी तबाही को पहले छोटे संकेत आते थे, और संकेत फिर लौट आए। जंगलों में जानवर गायब होने लगे। कुछ लोगों ने रात में अजीब आवाज़ें सुनी। कई घरों में बिजली बिना वजह बंद हो गई। और सबसे डरावनी बात, कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पेड़ के बीच किसी लंबी इंसान जैसी आकृति को खड़ा देखा, जो बस देखती रहती थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। माइक, डस्टिन, लूकस और विल आखिर एक रात फिर बेसमेंट में जमा हुए। पुराने दिनों की तरह नक्शा सामने था, लेकिन इस बार किसी के चेहरे पर बचपना नहीं था। सब बदल चुके थे। डस्टिन बोला, अगर विल फिर महसूस कर रहा है, इसका मतलब वह कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ। कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि सबके दिल में जवाब पहले से मौजूद था। माइक ने आखिर में धीरे से कहा, अगर वह लौट रहा है तो हमें उससे पहले चलना हो। यही तय हुआ। डर कर बैठना नहीं, इस बार खतरे का इंतज़ार नहीं, उसे ढूंढना है। लेकिन उसी रात हॉकिंस के बाहर जंगल के सबसे सुनसान हिस्से में हवा अचानक रुक जाती है। पेड़ों के बीच अजीब सी सड़न फैलती है, ज़मीन हल्का कांपती है, और अंधेरे में कहीं लाल चमकती हुई एक दरार पल भर के लिए दिखाई देती है। उसके दूसरी तरफ कुछ हिलता है, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ ऐसा जो वापस आने का रास्ता ढूंढ चुका था। विल के अंदर का कनेक्शन और मजबूत होने लगा। कभी अचानक उसे सिर में तेज दर्द उठता, कभी उसे कुछ झलकें दिखाई देती, टूटी हुई जगहें, अंधेरी परछाइयाँ, और एक ऐसी मौजूदगी जो हर तरफ फैलती जा रही हो। अब सबको समझ आने लगता था कि जो खतरा एक बार रोका गया था वह ख़त्म नहीं हुआ, बस सही समय का इंतज़ार कर रहा था। इसी बीच शहर में बच्चों के गायब होने और अजीब घटनाओं की बातें फैलने लगती है। डर धीरे धीरे अफवाह में बदलता है, और अफवाहें दहशत में। माइक, डस्टिन, लूकस, विल और बाकी दोस्त समझ जाते हैं कि अगर वे चुप बैठे रहे तो इस बार बहुत देर हो जाएगी। दूसरी तरफ 11 खुद को तैयार कर रही थी। वो जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं होगी। वेगना लोगों के डर, यादों और टूटे हुए हिस्सों को हथियार बना देता है। अगर उसे हराना है तो सिर्फ सामने खड़े होकर नहीं, उसके अंधेरे तक पहुंचकर लड़ना होगा। और यहाँ हमें पता चलता है वेगना कोई मॉन्स्टर नहीं,
वो 11 के साथ एक प्रयोग में किया हुआ साइड इफ़ेक्ट है। जो पहले इंसान था, लेकिन प्रयोग के समय में कुछ गलतियों की वजह से वो ऐसा बन चुका है। वहीं विल को महसूस होने लगता है कि कुछ लोग निशाने पर हैं, जैसे कोई उन्हें चुन रहा हो। दोस्तों को समझ आता है कि दुश्मन सीधे हमला नहीं कर रहा, बल्कि धीरे धीरे अपना जाल फैला रहा है। शहर में बढ़ती बेचैनी के पुराने रिकॉर्ड देखते हैं और उस दूसरी दुनिया के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इसने इतने सालों से उनकी ज़िंदगी बदल रखी थी। उधर मैक्स अभी भी सबसे बड़ा सवाल बनी हुई थी। लूकस उसका साथ नहीं छोड़ता, हर दिन हर रात जैसे उम्मीद ही उसे ज़िंदा रखे हुए हो। और एक पल ऐसा आता है जब सबको लगने लगता है कि शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ, शायद मैक्स तक पहुंचने का कोई रास्ता है। लेकिन उसी समय खतरा और करीब आ चुका होता है। दोस्तों को धीरे धीरे एहसास होता है कि अगर यह अंधेरा पूरी तरह फैल गया तो सिर्फ हॉकिंग्स नहीं, सब कुछ बदल सकता है। इसलिए वह फैसला करते हैं अब भागना कहीं नहीं, इस बार लड़ाई वहीं जाकर लड़ी जाएगी जहाँ से सब शुरू हुआ। एक एक करके सब अपनी जगह लेते हैं। हॉपर, जॉयस, माइक, डस्टिन, लूकस, विल और वहीं 11 भी। हर किसी को डर था, लेकिन हर किसी को पता था अगर आज हार गए तो फिर कोई कल नहीं बचेगा। अंधेरे के बीच आखिरी मुकाबला शुरू होता है। 11 अपने पूरे जोर से लड़ती है। दोस्त बाहर से मदद करते हैं, एक दूसरे को बचाते हैं और कई बार ऐसा लगता है जैसे सब खत्म होने वाला है। विल भी इस बार पीछे नहीं हटता। वो पहली बार डर के सामने खड़ा होना सीखता है। जो चीज़ उसे सालों से कमज़ोर बना रखी थी, उसी का सामना करना अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती थी। लड़ाई आसान नहीं होती, हर किसी को कुछ न कुछ खोने का डर सताता है। हर पल लगता है जैसे सब हाथ से निकल रहा है। लेकिन दोस्त एक बात नहीं भूलते, उन्होंने हमेशा साथ रहकर ही अंधेरे को रोका है। और आखिरकार एक ऐसा पल आता है जब सबको मिलकर फैसला लेना पड़ता है, इस खतरे को हमेशा के लिए रोकने की कीमत क्या होगी। 11 समझ चुकी है कि कुछ लड़ाइयाँ जीतने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। जब आखिरी टकराव अपने अंत तक पहुँचता है, सब कुछ जैसे रुक सा जाता है। फिर धीरे धीरे हॉकिंस की हवा बदलने लगती है। डर का बोझ हल्का पड़ता है। लोगों को लगने लगता है कि शायद लंबे समय बाद सब सामान्य हो सकता है, लेकिन जीत के बाद भी खालीपन बचा रहता है। दोस्त फिर साथ बैठते हैं, थके हुए, टूटे हुए, लेकिन जिंदा। और वहीं एक उम्मीद की छोटी सी किरण रह जाती है। क्या सच में सब खत्म हो गया?